हेलो मेरे टेंथ क्लास के बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन जो टॉपिक है। बेटा मैं आपकी वीडियो के लिए लेट हो जाता हूँ, इसके लिए बेटा मैं आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी मांगता हूँ। तो क्योंकि बेटा मेरे पास इतना टाइम बहुत ज़्यादा लिमिट होता है, तो मैं मतलब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्शन भी है मेरे को कि मैं बस ये है कि जब टाइम लगता है तो आपका 10th क्लास का रेगुलर करूँगा मैं। बस एक दो दिन में आपका जो लेक्चर रहेगा वो रेगुलर रख दूँगा मैं। तो आपका जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके वो सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूँगा, रिवाइज़ करवा दूँगा। बस एक दिन या 2 दिन और मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेरे आपको पता ही है कि मैं दिन में 8-8 9 वीडियोज़ डाल देता हूँ। तो नेट की भी दिक्कत आ जाती है मेरे को, तो वाईफाई मेरे पास है नहीं। तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये मेरे पास क्लासेज हैं, और आई थिंक +1 और +2 भी मैंने अभी डालनी स्टार्ट करनी है। तो इसके कारण मेरे पास जो टाइम होता है वो बड़ा बड़ा कंजस्टेड टाइम है। मतलब टाइम की तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन दिक्कत है नेट की दिक्कत आ जाती है। मेरे पास नेट ख़त्म हो जाता है तो उसकी दिक्कत आती है। तो इसीलिए बेटा मतलब अभी आप एडजस्ट करो, कोऑपरेट करो मेरे साथ। तो जितना आपको काम दिया जाता है उतना कर लो। आपका सारा का सारा काम मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की जिम्मेवारी लेता हूँ। अगर ऐसा ना हुआ बेटा तो अ, तो आप क्या कर सकते हो यार। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करूँगा बेटा यार, ऐसे नहीं करूँगा। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा बेटा, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ ऑफलाइन में, तो अभी भी करवा दूंगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बच्चे अभी न्यू जुड़ रहे हैं किसी और जगह से, उनको भी यही बोल रहा हूँ बेटा कि बस 2-3 दिन और दिक्कत आएगी मेरे को, बाद में ये कंटिन्यू हो जाएगा पूरा चैप्टर, तो आपको ध्यान से करवा दूंगा, ठीक है। पूरा चैप्टर करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर स्कूल बाद में ऑफलाइन भी होते हैं तो टेंशन नहीं लेना। जिन बच्चों के साथ मैं ऑफलाइन जुड़ूंगा वो तो ऑफलाइन करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन यूट्यूब पे भी जो मेरी वीडियोस रहेंगी वो डेली की डेली अपडेट होती रहेंगी। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि मैं मतलब वीडियोस डालना बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। जैसा अभी चल रहा है वैसे ही आगे चलेगा, और भी अच्छे इंप्रूवमेंट्स के साथ चलेगा। आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि मैं बोर्ड का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ, जो वाइट बोर्ड होता है। तो बस थोड़े एक दिन की बात है, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी पैसे की भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है मेरे को, मतलब सभी चीज़ों को देखना पड़ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। तो 10th क्लास के बच्चों, अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए आपका जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगा कि हर एक क्लास को आप A to Z देख लिया करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेशक आपने वो पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा से पढ़ लोगे आपका रिवीजन ही होता है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने दोबारा से देख लिया तो टाइम वेस्ट हो गया। आप तो फ्री होते हो, 10-15 मिनट निकाल सकते हो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले आपने कमेंट भी लिखना होता है बेटा, कमेंट लिख दिया करो ताकि मेरे को एनर्जी आए। जो बच्चे न्यू जुड़े हैं वो भी लिख दिया करो, अगर समझ में आता तो लिख दिया करो कि सर मज़ा आ गया आपके साथ पढ़ के, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मतलब यही कमेंट होते हैं जो मेरे को एनर्जी देते हैं, जो हर रोज़ मैं एक एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ता हूँ बेटा, और ये एनर्जी मेरे को चाहिए होती है। आप अपने कीमती कमेंट मेरे को लिख दिया करो। अगर नहीं समझ में आता तो भी लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट लिखो, बुरे बुरे कमेंट भी लिख सकते हो। आपको पूरी फुल शूट है बेटा, आपको कुछ नहीं कहूँगा मैं, बस इंप्रूवमेंट करेंगे हम अगर हमारी कोई गलती होगी। चलो बेटा रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन में क्या लिखा हुआ है बेटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या होती है। क्योंकि कई बच्चे रेस्पिरेशन को बोल देते हैं कि सांस लेने को रेस्पिरेशन बोलते हैं, फिर ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग को भी कई लोग बच्चे कह देते हैं कि सांस लेना होता है। ये दोनों टर्म्स अलग अलग होती हैं बेटा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग होता है सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं होता। ये एक तरह का मैकेनिज्म होता है जिसमें ब्रीदिंग आ जाता है। रेस्पिरेशन में बेटा आपको पता ही है कि जब आप खाना खाते हो तो आपके खाने को जो है, अगर आपने रिएक्शंस वाला चैप्टर किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ फिर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगा वो भी चैप्टर। देखो आपने कुछ रिएक्शंस की हुई हैं कि जब ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड बना लेती है। इसी तरह से हमारा फूड भी क्या होता है, जब अंदर जाता है तब आपका जो नाक होता है, आपका जो नोज़ है, वो कौन सी गैस अंदर लेके जाता है, वो आपका ऑक्सीजन गैस अंदर लेके जाता है। जब ऑक्सीजन गैस उस फूड के साथ रिएक्ट करता है तो फूड के साथ वो ऑक्साइड्स बना लेता है, जिसके कारण जो फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंस में टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जब आप खाना खाते हो तो रेस्पिरेशन जो होती है प्रोसेस,
जो है आपका ये मैकेनिज़्म है पूरे का पूरा, ये जुड़ा हुआ है पूरे खाने के साथ। अगर ये रेस्पिरेशन ना हो, इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी और आपका फूड जो है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपके फूड अंदर ले जाने का कोई मतलब भी नहीं होगा। ब्रीदिंग होता है सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन के कारण फूड का सिंपल सब्सटेंस में टूट जाना। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आओ पढ़ते हैं बेटा, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है जी। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। आपने न्यूट्रिशन को जो है पढ़ा हुआ है बेटा, ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, अमीबा की पढ़ा हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स की पढ़ा हुआ है। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो आप फूड किसकी वजह से खाते हो? क्योंकि आपको एनर्जी मिलेगी, आपके सेल को एनर्जी मिलेगी, ताकि एनर्जी मिलने के बाद आपकी बॉडी के अंदर चलने वाली जितनी भी प्रोसेसेस हैं, सांस लेना, एक्सक्रीट करना और डाइजेस्ट करना और बहुत सारे फिल्टर करना और सोना है, जागना है, उठना है, खाना है, पीना है, तुरना है, पैदल चलना है, जहाँ आपने खेलना है, जो भी आप करते हो, इवन के आपने पेन के साथ लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके हर एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। तो आपका जो ऑर्गेनिज्म, आप बहुत सारे देखो, डाइवर्स का मतलब बहुत सारे। अर्थ के ऊपर सिर्फ आप एक ऑर्गेनिज्म तो देखते नहीं हो, मैंने आपको पहले अमीबा भी करवाया है। इसका मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। मतलब बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म्स हैं बेटा, जो कि अलग अलग तरह से ये परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब ऑक्सीजन का इनटेक, जहाँ आउटटेक जो भी है गैसेस का, वो अलग अलग तरीके से करते हैं और जिसके कारण उनको फूड की जो एनर्जी है वो भी अलग अलग तरीके से लेते हैं। आपको इस यहाँ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो रेस्पिरेशन होती है दो तरह की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे आपको एनारोबिक दिख जाएगा, कहाँ पे था? मैंने अभी अभी देखा था, यहाँ पे होगा, ये देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन है और एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों का बड़ा मेन डिफरेंस होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, उस यहाँ पे रेस्पिरेशन में देखो ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। देखो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन का ज़रूरत करते नहीं है, मतलब जिस पे यहाँ पे एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती नहीं है। देखो रेस्पिरेशन है क्या? ऑक्सीजन ले ली तो आपको फूड में से एनर्जी निकलेगी, अगर ऑक्सीजन ना ली ना तो फूड ने रिएक्शन किया ही नहीं। लेकिन कई ऐसी मतलब जगहें होती हैं जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है। मतलब आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जहाँ मैं बोल दूँ आपकी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है। वो कौन कौन से देखो चलाता हूँ, दिखाते हैं आपको, चलाते हूँ, मैंने बोल दिया चलाते हैं। चलो, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन जो होता है ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज क्या है? जो फूड में से मिला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड अब हम बाहर निकाल देंगे। सम यूज ऑफ पाथवेज दे डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। लेकिन कुछ पाथवे में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। इन ऑल केसेज फर्स्ट स्टेप द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो आपने ये वाले जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, सिर्फ इनको आपने याद रखना है, अभी नहीं करना, क्योंकि हायर लेवल की स्टडीज़ होती हैं। जब देखो कई केसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। देखो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला बताऊं, C6H12O6। सी कितने आगे? 6 आगे। इसका मतलब कार्बन कितने हैं उसमें? 6। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला ग्लूकोज टूट जाता है 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म होता है। ये सारी प्रोसेस जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होने लगती है। ये सारी की सारी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होती है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद यही पायरुवेट जो अब साइटोप्लाज्म में बन के रेडी हो गया था, अब वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये दो चीज़ों में। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। देखो ये ईस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जब फर्मेंटेशन करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फर्मेंटेशन का मतलब जब शुगर से अल्कोहल तैयार करनी है उसने, ठीक है, शुगर से शराब तैयार करनी होती है, तब क्या होता है? ईस्ट क्या करता है? उस शुगर को ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ करके पायरुवेट में, तो 3 कार्बन
कार्बन मॉलिक्यूल क्या होता है, पायरुवेट होता है। किसमें, साइटोप्लाज्म में करता है, पूरी की पूरी प्रोसेस है ये। तो तोड़ने के बाद वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कहाँ, जब जब फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो ये पूरी की पूरी प्रोसेस, इसमें कोई ऑक्सीजन का ज़रूरत हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपली पहले ग्लूकोज टूट जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूट गया। अब वो टूटने का पायरुवेट अब कन्वर्ट हो गया इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो ये चीज़ में तो आपको ऑक्सीजन मिली नहीं, इसका मतलब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के हुआ है। तो ये कौन सी रेस्पिरेशन हो गई, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई, ठीक है जी। अब ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन, अगर पायरुवेट ऑक्सीजन की हेल्प से टूट जाए, यहाँ पे तो नहीं टूटा ऑक्सीजन की हेल्प से, यहाँ तो वो कन्वर्ट हो गया, देखो कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या है, ब्रेक डाउन, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कन्वर्ट लिखा हुआ है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं बेटा, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, इनको आपने याद रखना होता है, इनको आपने समझना होता है। कहीं जहाँ पे कन्वर्ट आ गया कन्वर्ट लिखोगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया तो ब्रेक डाउन लिखोगे। कन्वर्ट मतलब बदल जाना, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना। पायरुवेट ऑक्सीजन की हेल्प से क्या हो गया, टूट गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल की एक ऑर्गेनली होती है। अब ये ऑक्सीजन की हेल्प से पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटना स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। तो बेटा अब क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव देम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प ऑक्सीजन की हेल्प से पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूट गया, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या लिख रहे हैं ये, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है वाटर, और वाटर में भी वो टूट गया, ठीक है जी। अब वाटर क्या है, बॉडी ने यूज़ कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बॉडी ने बाहर निकाल दिया। तो सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब इसमें क्या लगी, ऑक्सीजन का यूज़ हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एरोबिक ते एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या क्या होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होकर पायरुवेट किस में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, उसमें पायरुवेट किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और किस में, नहीं भूल गए, इथेनॉल और, अरे बेटा जल्दी से बता दिया करो आप, इथेनॉल और नहीं बता सकते ना। तो यही तो बात है कि आपने ध्यान से नहीं देखा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा से लगा लेना, वो तो आप लगाते नहीं हो क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आपने खेलना कूदना होता है ना। तो क्या बकवास है यार, वीडियो क्यों बार बार देखें हम, ऐसे नहीं होता बेटा, आपको पढ़ना तो जरूरी है। द रिलीज ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी का भी रिलीज होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस, यही लिखा हुआ है। सम टाइम वेयर दे लैक ऑफ ऑक्सीजन, कई बार क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अपने मसल सेल में। जब आप खेल रहे होते हो, आपकी टांगें दुखने लगती हैं, आपके आर्म्स दुखने लगती हैं, वो वहाँ पे क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब क्या होता है, अनदर पाथवे, कुछ अलग तरह का पाथवे अब स्टार्ट हो जाता है जिसमें पायरुवेट की ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। अब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब मसल्स में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तब क्या होगा, इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब लैक्टिक एसिड भी क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब बिल्ड अप द लैक्टिक मसल्स, लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। अब देखो कई लोगों के आर्म्स के, अंडर आर्म्स के पास या पेट के ऊपर क्या होता है, वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब धारियाँ पड़ जाती हैं मांस के ऊपर। तो वो वाले क्रैम्प्स होते हैं क्योंकि उनको मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, वो ऑक्सीजन सही तरीके से पहुँच नहीं पाती, ठीक है जी, इसी के कारण। अब उसका कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर देखा होगा ऐसे। तो ये जो पाथवे लिखा हुआ है ये पेपर में बहुत बार आ जाता है, ये आप अच्छे तरीके से समझोगे। क्या देखो बेटा, आपने क्या देखा है पिछले पेज में क्या देखा है कि ग्लूकोज जो होता है पहले पायरुवेट में क्या हो जाएगा, टूटेगा, पायरुवेट और एनर्जी में टूटेगा। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है लेकिन वो साइटोप्लाज्म में टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में और एनर्जी निकलती है। अब उसके बाद देखो ये तीन प्रोसेस हैं। पहले
अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या हो जाएगा, पायरुवेट किस में टूटेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये आपको मैंने बताया किसमें, ईस्ट सेल में। अगर अगर एनर्जी, अगर ऑक्सीजन का लैक हो, कमी हो जाए, लैक मतलब कमी हो जाए, तब मसल्स में होती है कमी, ठीक है, तब लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा और एनर्जी निकलेगी, ठीक है जी। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं लैक्टिक एसिड भी। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ऑक्सीजन हो, तब पायरुवेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में टूटेगा। तो बेटा यही लिखा हुआ था पिछले जो पैराग्राफ था, और इसी सर्कल को आपने, ये वाला जो आपका ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, आपका जो देखो पाथवे चल रहा है, देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज लिखा हुआ है ना, तो ये जो पाथवे चल रहा है ये आपको करना ही पड़ेगा बेटा, इसको तो करना ही पड़ेगा आपको। अब इस जब एनर्जी निकलती है बेटा, वो एटीपी के रूप में निकलती है, एटीपी की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। अब जो आपको एनर्जी मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है, ये आपको मैं कल करवा दूंगा बेटा, अभी के लिए बस इतना ही करवाऊंगा। आप इस वीडियो को दोबारा से देखो, इस पाथवे को समझो मैंने क्या क्या बोला है वहाँ पे। तो अगर चाहते हो मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। तो आपने याद रखना कि रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म, देखो सेल होते हैं ना, सेल आपकी बॉडी कहाँ से बनी है, सेल से बनी है ना, तो हर एक सेल में देखो साइटोप्लाज्म तो हो गई, वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, नेट में सर्च कर लेना आपको मिलेगा। उस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का जो है टूटना स्टार्ट हो जाएगा पायरुवेट में। अब ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में, अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पे, एब्सेंट है ऑक्सीजन, तो ये ईस्ट सेल जो होता है वो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा। अगर पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी। अगर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन है तो है लेकिन कमी है, तो ये मसल सेल में होता है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट। तो यही था बेटा, अभी के लिए बस इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बेटा, आपने ध्यान से पढ़ लेना है। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है आपको तो बता देना बेटा, मेरे को आप कमेंट कर दिया करो, मेरे को पता चले कि आप कौन कौन से बच्चे ये वाली वीडियो देखते हो। अगर सारी वीडियो आपने देखी है तो बेटा जल्दी से लिख दो कि हाँ जी सर हमें समझ में आ गया, क्योंकि मैं हर वीडियो के एंड पे कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ बोलता हूँ जो आपका मैसेज में आना चाहिए, कमेंट्स में आना चाहिए, लेकिन आपका कभी नहीं आता। चलो ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, हम तो पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा मेरे साथ पढ़ के तो लिख दो कि सर मज़ा आ गया आपके साथ पढ़ के, हम आप ही से पढ़ेंगे, अदरवाइज किसी और टीचर के साथ नहीं पढ़ेंगे। मैं आपका प्रिंस सिंगला, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।